आज नए संसद का पहला दिन था। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज पहली बार संसद में लगा ऐसा कि अब वहां संविधान की चर्चा होने लगी है और सबके हाथ में संविधान है। सोचिए, माफ कीजिएगा लेकिन कहना पड़ेगा, 60 साल तक कांग्रेस ने लोग को एहसास ही नहीं होने दिया कि संसद में संविधान की कैसी धज्जियां उड़ाई गई है। लेकिन पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया ने किस तरह से इस देश के 90% लोगों को जागरूक कर दिया है और उनको बता दिया है कि आपकी सारी समस्याओं का हल संविधान में है। किस तरह से इस देश के उन तमाम लोगों को जो SC ST OBC हैं, खासकर जब मैं बार बार आपको कहता हूं, जब मैं SC ST OBC की बात करता हूं तो आप मुसलमान हो सकते हैं। सोचिए, जब CA/NRC की तलवार लटक रही थी तो कैसे इस देश में इस्लाम धर्म के लोगों ने, जिसको हम मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं, जिसमें 90% आबादी OBC की है, उनके हाथ में संविधान की प्रति थी। कैसे इस देश में आप सिख संप्रदाय से हैं, सिख धर्म से हैं तो भी आप OBC SC हैं, आपका संवैधानिक अधिकार है। आप क्रिश्चियन हैं तो भी आप शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो भी SC और ST हो सकते हैं, आप बुद्धिस्ट हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं, और आप मेरे जैसे आप हिंदू हैं, आप मेरे जैसे बुद्धिस्ट हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं, आप हिंदू हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं। लेकिन सोचिए, संसद में इसकी बात नहीं होती थी, लेकिन एक लंबी परंपरा चली है। आज पहली बार समाजवादी पार्टी, भले जिसके अखिलेश यादव कहते थे कि मैं प्रोग्रेसिव पिछड़ा हूं, जो अखिलेश यादव के समय में प्रमोशन में रिजर्वेशन का संसद में बिल फाड़ा गया, अखिलेश यादव के फैसले से लाखों शेड्यूल कास्ट कर्मचारियों का डिमोशन हो गया। आज उनको भी सद्बुद्धि आई है और संसद में वो संविधान लेके चल रहे हैं। और क्यों? हमारे पुरखे जो लड़ रहे थे संवैधानिक अधिकार के लिए, मैं थोड़ा सा 2-4 लोगों को क्रेडिट दूंगा, उसके बाद वो वीडियो सारा दिखाऊंगा संसद भवन का। 2-4 उन लोग महापुरुषों को क्रेडिट दूंगा जिन्होंने लोकतंत्र में सांसें तो नहीं ली, जिनकी नस्लें आज सत्ता में नहीं हैं, लेकिन जो हमारे लिए महापुरुष थे और जिन्होंने उस समय उनको पता नहीं था कि लोकतंत्र आएगा, संविधान आएगा और हमारी नस्लें जिनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो पढ़ लिख जाएंगे। तथागत बुद्ध जब इस देश में सुधार का आंदोलन चला रहे थे व्यभिचार के खिलाफ, जब वो राजाओं को चेतनाशील, कर्मशील बना रहे थे, उसके बाद से एक जातिवाद की परंपरा शुरू हुई इस देश में और तमाम मेहनतकश लोगों को, जो लकड़ी का काम करते थे, खेती का काम करते थे, उस समय औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, विज्ञान नहीं आया था। तथागत बुद्ध पहले सोशल साइंटिस्ट थे जिन्होंने लोगों को जीने की राह बताई, द वे ऑफ लाइफ बताया, क्योंकि तथागत बुद्ध के समय गरीबी नहीं थी, तथागत बुद्ध के समय संपन्नता थी, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत विश्वगुरु था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी हजारों यूनिवर्सिटियां थी। उस समय के राजा को बुद्ध ने न्यायप्रिय बनाया और बुद्ध का जो पूरा फिलॉसफी है वो बेहतर जीवन, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर आचरण और सिलवान बनने के लिए था और बेहतर इंसान बनने के लिए था। उस समय जाति नहीं थी और भारत बुद्धमय भारत था, बुद्ध की परंपरा थी और उसी समय घरों में ताले नहीं लगते थे। भारत विश्वगुरु था जहां हेनसांग, फाइयान और इत्सिंग जैसे लोग पढ़ने आते थे और भारत ने विज्ञान की तरफ कदम बढ़ा दिया था। और बुद्ध ने कहा था, जो विज्ञान का पहला फिलॉसफी है कि समस्या है तो समाधान है, मतलब समस्या है तो उसका कारण है, कारण है तो निवारण है। और इसी पद्धति से जब सेब नीचे गिरा तो न्यूटन ने सोचा कि कुछ तो है, ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज हुई, गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई। खैर, मैं बहुत महिमा मंडन में नहीं जाना चाहूँ, पीछे नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बुद्ध की पूरी फिलॉसफी जो थी वो बेहतर मानवता पर थी। उस समय उन्होंने बलि प्रथा के खिलाफ, पशु अधिकारों के खिलाफ पक्ष में आंदोलन चलाए। बलि प्रथा को उन्होंने बंद किया। उस समय
बलि प्रथा का बड़ा प्रचलन था, खासकर जानवरों की बलि दी जाती थी तमाम तरह के आयोजन में। तो वो करुणा, दया और शील के बुद्ध को माना जाता है करुणा, दया, शीलवान, और फिर उन्होंने स्वास्थ्य पर जोर दिया। उसके बाद जब बुद्ध में भारत लगभग खत्म हुआ, हर समय होता है, एक परंपराएं खत्म होती है, सिंधु घाटी, मोहनजोदारो, हड़प्पा की सभ्यताएं जब खत्म हुई और जब भारत में आक्रमण शुरू हुए, और आक्रमण कब शुरू हुए, आपको बहुत गुमराह भी किया जाएगा कि बुद्धिस्ट राजा बहुत कामचोर, ऐसा नहीं था। सम्राट अशोक के दौर तक सिकंदर जिसने हमला किया भारत पर, सिंधु घाटी भले पार न कर पाया लेकिन जिसने हमला किया, वहां भी सम्राट अशोक ने दवाइयां भिजवाई और पूरी दुनिया में भारत का सबसे बड़ा खंड, पूरी दुनिया में कोई ऐसा राजवंश नहीं था या कोई ऐसे राजा नहीं था जिसका इतना बड़ा राज्य जो जिसी को आज अखंड भारत या जम्बूद्वीप कहते हैं। सम्राट अशोक तक चला, उसके बाद बाहरी आक्रमणकारियों का हमला शुरू हुआ देश पर और लोग आपस में जातियां बननी शुरू हो गई। और बाबा साहब ने इसीलिए कहा कि जिनको वर्ण कुव्यवस्था यहां थोप दिया गया, और वही मनुस्मृति से निकला वर्ण कुव्यवस्था जिसमें शूद्र और अछूत बना दिए गए। कौन लोग? जो लोहे का काम करते थे, उस समय औद्योगिक क्रांति नहीं थी, जहाज नहीं बना था, मेडिकल साइंस डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन लोहे और तांबे का खोज हो चुका था, पहिया का खोज हो चुका था, खेती लोग जान चुके थे और सभ्यताएं विकसित हो गई थी। पहाड़ों पर सम्राट अशोक के शिलालेख चपर लिख रहे थे। उसके बाद जो लोहे का काम करते थे, जो लकड़ी का काम करते थे, जो खेती का काम करते थे, जो मवेशी पालन करते थे, जो मेहनत कश लोग थे, उनको शूद्र बना दिया गया और अछूत बना दिया गया। और वहीं से वर्ण व्यवस्था ने भारत को गुलामी के बेड़ियों में जकड़ना शुरू किया और हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारा ज्ञान खोता चला गया। उसके बाद इन सब के खिलाफ तमाम सामाजिक सुधारकों ने काम शुरू किया और उसमें सबसे बड़े नाम आते हैं कबीर साहब के, जिनकी अभी जयंती मनाई गई, और रविदास महाराज के, जिन्होंने मानवता के लिए काम करना शुरू किया और तमाम गैर बराबरी के खिलाफ, आडंबर के खिलाफ, दकियानूस के खिलाफ, कर्मकांड के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ एक से एक श्लोक बोले, एक से एक कविताएं लिखी जो जातिवाद और मनुवाद के सीने पर पत्थर की तरह चला। और ये लंबी परंपरा चली। उसके बाद भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का हमला लगातार जारी रहा और हम जातियों में बटे समाज गुलाम होते रहे। चलिए सब बात छोड़ दीजिए। उसके बाद अंग्रेज, मुगल, तमाम विदेशी लोगों ने हमला किया, लेकिन ये देश उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर और ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इन सबको, अयंकली दक्षिण भारत में, गुरु अयंकली और तमाम ऐसे न जाने मैं कितने लोगों का नाम नहीं जानता होऊंगा जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान की इस देश में भेदभाव खत्म करने के लिए, जातिवाद खत्म करने के लिए, गैर बराबरी खत्म करने के लिए उन्होंने तमाम कुर्बानियां दी। सोचिए केरल में ब्रेस्ट टैक्स था, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, एक बहुजन समाज की बेटी जो मूल निवासी थी, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और तब वो टैक्स हटा। क्या क्या जुल्म नहीं हुए, क्या क्या सितम नहीं हुए, परछाई से नफरत, पानी नहीं पीने देंगे, घर अलग बनाए गए, हवा नहीं आनी चाहिए आपके तरफ से, तमाम तरह के जुल्म हुए। उसके बाद भी चूंकि हम लोग बुद्ध के मानने वाले थे, डीएनए में करुणा है, सहनशीलता है, वो सब झेलते रहे, देश आजाद हो गया। हमें लगता है कि हमें पुरानी चीजें भूलनी चाहिए। देश आजाद हो गया, बाबा साहब को मौका मिला, उन्होंने एक शानदार संविधान दिया, जो संविधान सम्राट अशोक के दौर से लिया गया, जो बुद्ध साहित्य था, जो सम्राट अशोक का राजकाज था, जिसमें दया थी, करुणा थी, बराबरी था, शील था, उसको संविधान ने उठाया और उसमें हिंदू कोड बिल जैसे डाले गए और तमाम गैर बराबरी को खत्म करने के नुस्खे, तमाम उसके उपाय डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में बताया। लेकिन उसके बाद बाबा साहब ने संसद में कहा कि संविधान कितना भी बेहतर हो, उसको लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हैं तो संविधान खराब साबित होगा, और संविधान कितना भी खराब हो लेकिन अगर उसके लागू करने वाले लोग न्यायप्रिय हैं तो वो संविधान अच्छा साबित होगा।
बाबा साहब ने एक और बात कही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि मैं एक ऐसे दौर में जा रहा हूं, भारत एक ऐसे दौर में जा रहा है जब आपको सामाजिक बराबरी नहीं है, आर्थिक बराबरी नहीं है, लेकिन राजनीतिक बराबरी है। लेकिन बाबा साहब का विजन था, उनको पता था कि एक दिन हमारी नस्लें, इस देश की नस्लें पढ़ लिख जाएंगी और वो संसद में संविधान के साथ जाएंगी। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, भनक तक नहीं लगने दी। वो तमाम काम किए कांग्रेस ने जो पिछले 10 साल से हम लोग सोशल मीडिया पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। और बात ठीक है, संसद में इमरजेंसी लगाई गई, संसद संविधान ठप हुआ, जातीय हिंसा बढ़ी, कांग्रेस ने दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान नेताओं पर बेतहाशा आरोप लगाए, जेल में डाला। बाबू अपने ही पार्टी के बाबू जगजीवन राम के साथ क्या हुआ, पार्टी छोड़नी पड़ी, इमरजेंसी लगाई गई। और इस देश के तमाम मान्यवर, कांसी राम साहब किससे लड़ रहे थे, चौधरी चरण सिंह किससे लड़ रहे थे, जगजीवन बाबू ने किससे बगावत की थी, जगदेव बाबू के हत्यारे कौन से लोग थे, रामस्वरूप वर्मा किससे लड़ रहे थे, सोनेलाल पटेल की हड्डियां किसने तोड़ी और करुणानिधि किससे लड़ रहे थे। ये सब कांग्रेस थे जो आरएसएस के क्लोन हैं। अगर आरएसएस की दो बच्चे हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। लेकिन चूंकि जो टीवी अखबार, जिसको हम लोग आज लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मनु मीडिया कहते हैं, जातिवादी मीडिया कहते हैं, वो टीवी अखबार कांग्रेस के साथ था। लेकिन हमारे पास मोबाइल नहीं था और सोशल मीडिया नहीं था। कांग्रेस भी इसी तरह से मीडिया को कंट्रोल करती थी जैसे पिछले 10 साल से बीजेपी कंट्रोल कर रही है। लेकिन इसी 10 साल में यह हुआ कि सोशल मीडिया आ गया और आज लाखों लोग, लाखों कह रहा हूं मैं, इस देश के लाखों दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों पर एफआईआर हुए हैं, लोग की हत्याएं हुई हैं, जान मारे गए हैं जय भीम बोलने के लिए, जय संविधान बोलने के लिए, जय भारत बोलने के लिए। और इसी दौर में जाति जनगणना हुआ बिहार में, और इसी दौर में सर्वे आया कि इस देश के 90% एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों के पास सिर्फ 10 रोटी है। 90 लोग के पास 10 रोटी है और 10 लोग के पास 90 रोटी है, जो इस देश में खा रहे हैं, घूम रहे हैं। और बाकी मेहनत कश एससी, एसटी, ओबीसी लोग लाचार और बेबस हैं। और ये सारी बातें आज पब्लिक डोमेन में है, अब अखबारों में छापा जा रहा है। जाति जनगणना के सारे आंकड़े ने रिकॉर्ड खोल दिए। और बीजेपी की सरकार ने जातिवाद और मनुवाद का जिस तरह से तांडव हुआ, नंगा नाच हुआ, वो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया ने वो बदलाव कर दिया, वो क्रांति ला दी, जिसके लिए सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर, मैं आजाद भारत की बात करूंगा, पीछे नहीं जाऊंगा। आजाद भारत में डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांसी राम साहब, बाबा साहब अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, करुणानिधि, लालू यादव, मायावती जैसे लोग लड़ रहे थे। और जिनको जेल में डाला जा रहा था, मुलायम सिंह यादव जैसे लोग लड़ रहे थे। और सोचिए, 10 साल पहले आप कल्पना कर सकते थे कि संविधान, संसद में संविधान की शपथ ली जाएगी और संविधान में सबसे बड़ा मुद्दा होगा संविधान। ये सब कुछ हुआ है तो इसमें विपक्षी नेताओं की कोई योग्यता नहीं है। ये सब हमारे आपके जैसे वो तमाम लाखों करोड़ों लोग जो अपना डेटा रिचार्ज करके, जिन लोगों ने टीवी अखबार को बायकॉट किया और जिन्होंने सोशल मीडिया पर जातिवाद, मनुवाद, गैर बराबरी, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ लिखना शुरू किया और जिसकी सजा आज भी मिल रही है, वो लोग जेल जा रहे हैं और एफआईआर झेल रहे हैं। पर मैं कुछ नाम लूंगा, प्रशांत कनौजिया को जेल में डाला गया, पत्रकार थे, अब उनको राजनीति में जाना पड़ा। मेरे साथ क्या क्या नहीं हो रहा है, एक दिन विस्तार से बताऊंगा। अपना रोना भी रोऊंगा, लेकिन ये रोना नहीं है, ये प्रतिकार है। और ऐसे हजारों लोगों के साथ सोचिए, हजारों लोगों की हत्या हुई, लाखों लोगों पर एफआईआर हुआ और सोशल मीडिया ने पूरा खेल बदल दिया है। और इसीलिए आज संविधान में जय संविधान, आज संसद में जय संविधान गूंज रहा है। और इसका क्रेडिट आप लोग लीजिए, इसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है जो दिन रात संविधान को लेकर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। डॉक्टर अभिकांत हो लखनऊ यूनिवर्सिटी के, हमला हुआ। रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, लक्ष्मण यादव की नौकरी गई, डॉक्टर रितु की नौकरी गई, रतन लाल को गिरफ्तार। ये तो बड़े नाम हैं जिनको मैं गिन रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में है।
लेकिन गांव देहात सुदूर जिले कस्बों में जो लाखों लोग जो संवैधानिक अधिकार के लिए जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ पढ़ लिख रहे थे, उनको जेल में डाला गया, प्रताड़ना दी गई, उनको मारा पीटा गया। जिनके फोन मेरे पास आते थे, लेकिन मेरे पास इतना संसाधन नहीं था कि मैं उनकी तकलीफें दिखाऊं। लेकिन चलिए आज संसद में आपके सामने कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिससे लगता है कि अब बाबा साहेब का वो सपना पूरा हो रहा है जो उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा जब हमारी नस्लें वोट भी डालेंगी। और मान्यवर साहब ने कहा था कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। सोचिए, इस देश में मैं फिर क्रेडिट दूंगा बीएसपी को, मान्यवर कांसीराम साहब को। मान्यवर कांसीराम साहब वो पहले विजनरी थे, राजनीति के रसायन शास्त्री थे, जिन्होंने कहा था कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए, मिलीजुली सरकार चुनिए। मान्यवर कांसीराम साहब वो विजनरी आदमी थे जिन्होंने कहा था कि हमारा मैनिफेस्टो संविधान होगा। तब सारी पार्टियां आज भी अपना मैनिफेस्टो लाती हैं, लेकिन बीएसपी का मैनिफेस्टो संविधान है। और आज भी मायावती जी उस लाइन पर चल रही हैं कि हमारा मैनिफेस्टो संविधान है, और जब हमारी सरकार आएगी तो संविधान लागू होगा। यूपी में जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो न धार्मिक हिंसा हुई, न जातीय हिंसा हुई, न अपराध हुआ, न गैर बराबरी हुई। इसलिए शासन, प्रशासन और सुशासन कहा जाता है, और भारत के नागरिक को यही तो चाहिए। तो चलिए देर सवेर ही सही आज संसद की वो तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए, पहली तस्वीर चंद्रशेखर आजाद की, जिनका ट्रेडमार्क है, हाथ में संविधान लिए हुए हैं, आंखें तरस रही थी। और कहां लोग चले थे संविधान बदलने। अब सारे विपक्षी दलों का वो दल, वो आरएसएस का क्लोन कांग्रेस, जिसने जगह जगह पर संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिसके 60 साल के सरकार में प्राइवेटाइजेशन कहां से आया, कांग्रेस लेकर आई। निजीकरण कहां से आया, कांग्रेस लेकर आई। कुछ अच्छे काम भी है कांग्रेस के, तो सारे पाप भी उसके हिस्से में है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं के खिलाफ किसने उपयोग किया, कांग्रेस ने। चुनी हुई सरकारें किसके समय बर्खास्त की गई, कांग्रेस में। जो काम कांग्रेस ने किया उसको डंके की चोट पर बीजेपी कर रही है। और इसलिए मान्यवर साहब ने कहा था एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। लेकिन चलिए आज उनके हाथ में भी संविधान है तो बाबा साहब अम्बेडकर का विजन याद आता है। ये देखिए, चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। और उसके बाद वो तमाम खबरें बताऊंगा। आज संसद में तमाम विपक्षी दलों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ संविधान था, और ये सब कुछ शानदार लगा। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। तो ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये वो तस्वीरें हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि ये काम आप कीजिए, और इसी से आपकी जिंदगी बेहतर होगी, इसी से आपकी जिंदगी और मुकम्मल होगी। और आज सबके हाथ में संविधान है, और आज आपके संवैधानिक हकों के लिए आपको सोचना पड़ेगा। और अब वो समय आ गया है कि आपको किसी भी कीमत पर इस देश को बचाना है तो आपको संवैधानिक अधिकारों को लागू करना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज इस देश का संविधान सबके हाथों में है, और इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ता है, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ता है कि संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो संविधान में भरोसा नहीं रखते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर हम सब ने संविधान बचाया तो हम सब की रक्षा संविधान करेगा। इसलिए इस देश का संविधान, इस देश का आईन हम सब की सांसें, मान, सम्मान और बराबरी का प्रतीक है। तो चलिए, लंबा मैंने आपको भाषण दिया है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और उसके बाद वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आज कांग्रेस जो 60 सालों तक राज करती है और डाइवर्सिटी और संविधान की धज्जियां उड़ाती है, वो भी आज संविधान और डाइवर्सिटी की बात करती है, तो अच्छा लगता है। और मैं फिर कह रहा हूं, कल बीजेपी को भी उसी रास्ते पर आना होगा। अब इस देश में 90% लोगों के हक अधिकार मार के आप नहीं जी सकते हैं। और ये तस्वीर देखिए, सारे विपक्ष के हाथ में क्या है, बाबा साहब का संविधान। लेकिन सोचिए, आज भी दो ऐसी जगह है, आज भी इस देश के दलित, पिछड़े, राजनीतिक बराबरी तो मिल गई है,
90% आबादी को, लेकिन आप जुडिशियरी में नहीं है कोलोजियम की वजह से, इसलिए बिहार में 65% रिजर्वेशन रोक दिया जाता है। आप आज भी मीडिया में नहीं है, जो अभेद किला बना हुआ है, जहां आज भी SC ST OBC के लोग नहीं हैं। एक वीडियो घूम रहा है ललन टॉप सौरभ कुमार का, नाना पाटेकर पूछते हैं कि कोई मुसलमान नहीं है क्या आपके यहां? सौरभ द्विवेदी कहते हैं कि नहीं, कैमरे के पीछे हैं। काश अगर पूछ लिया होता नाना पाटेकर ने कि SC ST OBC कितने हैं, तो हाथ उठाना पड़ता। यही बात राहुल गांधी ने पत्रकारों से पूछा था कि यहां कितने SC ST OBC के पत्रकार हैं, सबकी बोलती बंद हो गई थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देर सवेर ही सही संविधान की चक्की पीसती है, और बहुत महीन पीसती है, और वो अब संसद में तो पिसाई होने लगी है। अब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का कोई अधिकार छीन ले, ये संभव नहीं है। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि आपके नेता चुप थे। और मैं याद करूंगा शरद यादव से लेकर उन तमाम लोगों को जिन्होंने सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी है, जो अब नहीं है, माननीय कांसीराम साहब हो, शरद यादव हो, और इन तमाम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी। जब हमारे बहुजन नेता लड़ रहे थे तब हमारा समाज सोया था, आज हमारे नेता जब सोए हैं तो हमारा समाज जागरूक है। देखिए, राजकुमार रौत ट्राइबल पार्टी के सांसद हैं और सबके हाथ में संविधान है। तो आज संसद में पहला दिन संविधान के नाम था, और बहुत ऐसे, ये देखिए, ये कुशवाहा समाज से हैं, बैकवर्ड समाज से, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो ये बदलाव आया है संविधान का। आज संसद में पहला दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज गूंज रहा था, भारत का संविधान। वो तमाम विपक्ष, मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय कांसीराम साहब इसलिए राजनीतिक रसायन शास्त्री और विजनरी थे, जिन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो ही संविधान होगा। और आज हर पार्टी अपने हाथ में संविधान लिए हुए है। अब बताइए, संविधान की जीत है ना। लेकिन इस सब के लिए हमारे बहुजन समाज के जो युवा नेता हैं, जो दूसरी पीढ़ी के नेता, उनको कुछ भी नहीं पता है। राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी को नेहरू ने संसद नहीं भेजा, उनको आइडियोलॉजी बताया, और जब नेहरू नहीं रहे तब इंदिरा संसद गई, और नेहरू से ज्यादा राज करती अगर उनकी हत्या न होती। लेकिन बहुजन समाज के नेता क्या करते हैं, अपने बेटा को, अपने परिवार के लोगों को संसद और विधानसभा पहले भेज देते हैं, और जब उनसे सत्ता छीन ली जाती है तब उनको संविधान याद आता है। ठीक यही तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव के साथ हुआ, हेमंत सोरेन के साथ हुआ। लेकिन जगदेव बाबू ने इसीलिए कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो आज जो संसद में जो लोग संविधान और सत्यनिष्ठा की शपथ ले रहे थे, ये बाबा साहेब के विजन की जीत है। और उस सोचिए, माननीय कांसीराम साहब जिन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो संविधान होगा। और इस सबका क्रेडिट मैं उन तमाम लाखों लोगों को देना चाह रहा हूं जिन्होंने पिछले 10 साल में सोशल मीडिया पर संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और जेल गए हैं, यातनाएं सही हैं, हत्याएं हुई हैं। रोहित वेमुला को भूल तो नहीं गए आप, भूलिएगा मत। और सोचिए, इस देश में जो सबसे बड़ा सर्वे है कि 90% SC ST OBC के पास सिर्फ 10% संपत्ति है। मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी संसद में भले भागीदारी मिल रही है और विधानसभा में, क्योंकि वहां रिजर्वेशन लागू है, लेकिन मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में आप नहीं है। उसमें मीडिया तो अभेद किला, वहां तो बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा है ही नहीं बहुजन समाज के आदमी। और दूसरा नंबर आता है ठेकेदारी का, कंस्ट्रक्शन का। इस देश में पैसा पीटने का सबसे बड़ा कोई जरिया है तो बिजनेस, और उसके बाद ठेकेदारी। बताइए, राम मंदिर की ठेकेदारी में चोरी की गई है। वहां के मुख्य पुजारी कह रहे हैं, सत्येंद्र दास, कि राम मंदिर परिसर पहले ही बारिश नहीं झेल पाया और टपक रहा है। बिहार में पुल गिर रहे हैं, अयोध्या में रोडें जो हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए, ये बाबा कह रहे हैं, अयोध्या में रामपथ पहली बारिश नहीं झेल पाया, हॉल हो गया। रेलवे की 4 दीवारी गिर गई। अब बताइए, कौन लोग हैं ठेकेदार? आप लोग बेहतर पहचानते हैं, मुझसे मुंह मत खुलवाइए।
और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब तक इस देश में डाइवर्सिटी लागू नहीं होगी, सबको बराबरी का हक नहीं मिलेगा और सभी समाज के लोग नहीं होंगे, तब तक इस तरह के लूट, ये एकदम बिल्कुल ऑर्गेनाइज लूट है ठेकेदारी के नाम पर। सबसे आप कल्पना कीजिए, आप कलेक्टर बन जाइए, सीएम बन जाइए, पीएम बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, आप 1000 करोड़ रुपया नहीं कमा सकते हैं, लेकिन आपको एक हाईवे का ठेकेदारी मिल गया 10,000 करोड़ का, तो आपकी 7 किस्तें सिक्योर हो जाएगी। तो सबसे बड़ा जो रिजर्वेशन की जरूरत है वो कंस्ट्रक्शन लाइन में। अदम्य साहस और शौर्य की प्रतीक महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। तो अखिलेश यादव का ट्वीट है, तो वो तमाम बहुजन महापुरुष जिन्होंने इस देश को बनाने में अपनी कुर्बानियां दी हैं, इतिहास उनको भी फिर से जिंदा कर रहा है। और सोशल मीडिया पर वायरल है, नाना पाटेकर पूछ रहे हैं लल्लन टॉप के एडिटर से कि आपके यहाँ कितने मुसलमान हैं। अगर गलती से उन्होंने SC ST OBC पूछ लिया होता तो सोचिए क्या होता। बस सारी खबरों को मैं एक बार रिकैप कर रहा हूं। राहुल गांधी 15 दिनों में भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकवाद, ट्रेन में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट PG और UGC नेट। सोचिए, एक बताऊंगा आगे, एक जोशी जी हैं, मतलब पता नहीं कौन सा चुंबक लेके पैदा हुए हों। जब मध्य प्रदेश में थे तब भी उन पर घोटाले का आरोप लगा था। नेट के चेयरमैन हैं, वही NTA के, नेशनल टेस्ट एजेंसी के, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। कोई एक ठाकुर साहब थे, उनको हटा दिया गया है। और ये है मिश्रा जी, देखिए ये दरोगा हैं। सोचिए, ये एक महिला कांस्टेबल को किस तरह के मैसेजेस करते थे। यूपी पुलिस हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दुर्गेश मिश्रा। लेकिन एक और बताऊंगा, एक शेड्यूल कास्ट के अधिकारी को, DSP को कांस्टेबल बना दिया गया, उन पर भी इसी तरह के आरोप लगा था। तो ये सब चलता रहता है। ये है NTA चेयरमैन जोशी। इन पर खबरें छप रही है कि जब ये MP PSC में थे वहां भी गड़बड़ियां सामने आई थी और इनको NTA का डायरेक्टर। सोचिए, ये जाति का जो नेक्सस है, इनको पता है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हमारे लोग बैठे हुए हैं और जाति के नाम पर हमको बचा लेंगे। और जब इस तरह के लोगों को आप बचाएंगे तो आप कम से कम मजबूत देश तो नहीं बना रहे हैं, देश को आप खोखला कर रहे हैं, कमजोर। ये देखिए, ये सड़क है अयोध्या का रामपथ, एक बारिश नहीं झेल पाया और इसका कम से कम बजट 500 करोड़ का होगा। 10 करोड़ से कम में तो एक पुलिया नहीं बनता है साहब। और सोचिए, पहली बारिश में अयोध्या का मंदिर टपक रहा है। आप कल्पना कीजिए कि अगर इसका ठेकेदार कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक होता तो उसको भाई साहब पक्का फांसी पर टांग दिया गया होता। उससे नीचे तो कुछ नहीं। कौन लोग हैं। और आज मणिपुर में ट्राइबल कुकी जनजातियों ने एक बड़ा शांति मार्च निकाला, लेकिन दिल्ली की मीडिया को फुर्सत नहीं उसको बताने के लिए। इस खबर में आप देख सकते हैं। और ये 2 तस्वीरें हैं। कृपा शंकर कनौजिया पर गर्लफ्रेंड के साथ रंगरेलिया मनाने का आरोप लगा था, DSP से सिपाही बना दिए गए। और लक्ष्मी सिंह 2019 में गाजियाबाद में थाना प्रभारी थी। एक मामले में 1.25 करोड़ की बरामदगी, 45 लाख की बरामदगी दिखाई गई। 70 लाख डकारने का आरोप लगा, FIR हुई, फरार हुई, फिर जेल गए। बाद में एक और आरोप लगा प्रमोशन के लिए झूठा शपथ पत्र देने का, इसमें भी FIR हुआ। प्रमोशन पाकर DSP बन चुकी हैं। ये होता है जाति का नेक्सस। सोचिए आप ये। लेकिन ये सब सोशल मीडिया है और अब लग इन बातों को बोलने लगे हैं, लिखने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। आपको करवा लगेगा तो क्या हुआ। सोचिए, उत्तर प्रदेश में एक दलित अफसर को DSP से सिपाही बना दिया गया था और एक करप्ट अधिकारी को सिपाही से DSP बना दिया गया। लेकिन अब ये ज्यादा देखते हैं, इस बार संसद में जो लोग आए हैं वो सिर्फ संविधान लेके हाथ में चल रहे हैं या जातिवाद के खिलाफ कुछ बोलेंगे। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। सोचिए, अरे कम से कम भगवान के मंदिर में तो नहीं लूटते। भगवान के नाम का मतलब मंदिर तो कम से कम। सोचिए, एक शेड्यूल कास्ट दरोगा महिला के साथ किस तरह से आगरा में एक पुलिस वाला सरेआम बदसलूकी कर रहा था। पता नहीं जांच में क्या होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, यूपी में सब राम भरोसे चल रहा है। यूपी के आगरा में किसान संजय के रिश्तेदार के एक लड़की के साथ घर छोड़कर चला गया। यूपी पुलिस ने संजय को उठाया, 3 दिन तक थाने में रखा। पुलिस वाले ने कहा कि लेके आए, बच्ची को लाइए। रिश्तेदार और लड़की नहीं मिले। पुलिस के खौफ में संजय ने जान दे दी। तो इस तरह की यूपी में ये है बुलडोजर राज, ये है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। और बीजेपी के एक प्रवक्ता को पुलिस वाले ने हूटर उतरवा दिया, त्रिपाठी जी का,
तो भाई साहब उस पुलिस वाले को लाइन हाजिर कर दिया गया। और लोग पूछ रहे हैं कि अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर नीट पर काहे नहीं बोल रहे हैं। बुर्बक हैं जो बोलेंगे, उनको पता है कि सत्ता किसकी और किसके साथ रहना है। ये रीढ़विहीन लोग हैं, ये सिर्फ तभी बोलते हैं जब सत्ता में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री हो। तो जब भी किसी खिलाड़ी, प्लेयर, क्रिकेटर किसी से मिलिए ना, तो भारत एक जाति प्रधान देश है, सबकी जाति चेक कीजिए। और नालंदा का मसला अभी गर्मा ही रहा है, चल ही रहा है लगातार। तो सोशल मीडिया पर वो बहुत तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे बड़ी खबर थी आज संसद की। और भारत में ऐसे ऐसे बाबा हैं। अरे पत्नी को ये बाबा है 80,000 रुपए में खरीद के लाए पत्नी को। अरे पत्नी को कहाँ से ले आए खरीद के भाई? उड़ीसा से लेके आए। 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से। हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती है। अच्छा, जी हाँ। तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? लाख, 1.5, 2 लाख वाली भी थी क्या पत्नी? 80,000 रुपए में खरीद के लाए। ये बाबा है, ये अपने आप को कथावाचक कहता है। इसकी भाषा सुनिए, ये एक आदमी को सलाह दे रहा है कि 80,000 में पत्नी खरीद के लाए हो, 1.5-2 लाख वाली नहीं मिलती थी क्या? मतलब क्या कहेंगे आप? ये सोशल मीडिया ना होता तो ऐसे लोग, भेड़िए के खाल में छुपे हुए लोग, कभी बेपर्दा ना हो पाते। और एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार का पद से हटाया गया, लेकिन एनटीए के चेयरमैन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। आप सोचिए, अगर मायावती, अखिलेश यादव, लालू यादव, ऐसे लोग अगर प्रधानमंत्री होते और पेपर लीक हो जाता, तो ये जो मनुवादी पत्रकार हैं भाई साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लोग उनकी कब्र खोद देते, मतलब सुसाइड करवा देते इन लोगों से। इतना खबर चलाते, फोटो साट के। मैंने तो चैनलों में नौकरी की, इसलिए मैं ये सारा खेल जानता हूं। खैर, ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं बार बार कह रहा हूं कि समय करवट ले रहा है, संविधान की चक्की महीन पीस रही है, और देर सवेर सही इस देश में संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। इस देश में सबको बराबरी का हक मिलेगा, और एक न एक दिन ये देश और मजबूत होगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी भी मुल्क को 90% लोगों को गरीब, लाचार और बेबस रख के अमीर नहीं बना सकते। एक मनीष पांडे हैं, ये लिखते हैं, ये पत्रकार हैं। पहली बरसात में भी नहीं झेल सकी भव्य नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का बाउंड्री वाल भरभराकर ढह गई। कसूरवार कौन? अफसर, ठेकेदार या सरकार? कुछ बोलने से पहले खबरदार। मतलब ये इतने डरपोक लोग हैं कि इनको योगी सरकार के खिलाफ बोलने में डर लग रहा है। यही मायावती मुख्यमंत्री होती, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, तो भाई साहब मतलब कुछ भी लिख देते ये। और सबसे इंटरेस्टिंग खबर है, सोचिए कि राम मंदिर टपक रहा है और राम पथ में होल हो रहा है। और ये है वो साहब लोग जो पेपर लीक, इन्होंने आरओ के पेपर लीक किए थे। नाम नहीं सुनेंगे आप। नाम है सुनील रघुवंशी, सुभाष प्रकाश पंडित, विशाल दुबे, संदीप पांडे, अमरजीत शर्मा, विवेक उपाध्याय। नाम पे मत जाइए, टाइटल पर जाइए। और ये सोशल मीडिया ना होता तो मैं टीवी में नौकरी कर सकता था, ये बात आपको बता नहीं सकता था। और दीक्षा भूमि का डायरेक्टर मैनेजमेंट आशीष द्विवेदी, निर्जर कुलकर्णी, अरविंद जोशी कर रहे हैं। फिर समिति के लोग क्या कर रहे हैं सोचिए। 3 जनरल कैटेगरी के लोग दीक्षा भूमि के कमिटी में हैं, और खबर इस तरह की आ रही है 31 को मैसिव प्रोटेस्ट है कि उसके नीचे से हॉल किया जा रहा है। वहीं चंडीगढ़ में एक रविदास महाराज के मंदिर को लेकर प्रशासन ने नोटिस चिपका दिया है। तो ये आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं फिर कह रहा हूं, संवैधानिक बने रहिए, संविधान के दायरे में रहिए। संविधान की चक्की बहुत महीन पीसती है और एक दिन जरूर पीसेगी। और जिन 90 लोग के किस्मत में, हिस्से में 10 रोटी है, उनको एक दिन 90 रोटी मिलेगी। और तभी मुल्क मजबूत होगा जब सबको बराबरी का हक मिलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।